मेवाड़ के वीर शासक और योद्धा राणा सांगा जिनको लेकर एक टिप्पणी है जो एक सांसद है सपा के उनके द्वारा की गई, उसके बाद जो विवाद है वह देखने को मिल रहा है। राणा सांगा के इतिहास प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा सर, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको लेकर क्या देखते हैं। सर, जिस तरह से राणा सांगा को लेकर जो विवाद हैं, जो बयान देखने को मिले हैं, उसको लेकर पहले आप किस नज़रों से देखते हैं इसको? ऐसा है कि जो बयान दिया गया सांसद महोदय के द्वारा, मैं मानता हूं कि उनको इतिहास का कोई अध्ययन नहीं है और उन्होंने सिर्फ बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है और जो बाबर द्वारा जो लिखा गया, उस लिखावट को पढ़ करके उन्होंने अपनी मेंटेलिटी के अनुसार उसको सत्य मान करके और वो चीज़ें उन्होंने दोहरा दी। जबकि इतिहास एक ऐसा विषय है कि जिसमें जब तक तुलनात्मक और समकालीन तौर पर कोई अध्ययन नहीं होता, तब तक किसी भी के द्वारा लिखे हुए बात को तथ्य या सत्य नहीं माना जाता। अब आप न तो उन्होंने, मैं मानता हूं कि बाबर का भी पूरा अध्ययन किया है। अगर उन्होंने बाबरनामा का पूरा अध्ययन किया होता, जिसका रेफरेंस वो दे रहे हैं कि बाबरनामा में लिखा है, अगर उन्होंने बाबरनामा का भी अध्ययन किया होता तो मेरा मानना है कि वो खुद इस डाउट में आ जाते कि ऐसा राजदूत सांगा द्वारा भिजवाए जाना या बाबर को आमंत्रित करना ये सत्य के कितना करीब है। आप बाबर की लाइफ देख लें कि बाबर खुद वहाँ से अपनी भूमि से उजड़ गया था और उसके सामने दुख के दिन चल रहे थे। बदख्शा के शासन ने वो उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से अपने सुख की तलाश में था। उसके सामने एक ही विकल्प था कि बदख्शा या हिंदुस्तान। और जब उसने अपने सभी लोगों से बात की, उसका सारा डिटेल उसने वर्णन बाबरनामा में किया है कि बाबरनामा में वो लिखता है कि मैंने जब ये निर्णय लिया कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ ही सुख मिल सकता है, तो आप देखें कि उसने 5 अटेम्प्ट हिंदुस्तान को जीतने के लिए किए। क्या 5 बार राणा सांगा ने खिलाया था? मेरा एक प्रश्न है कि जब वो जिस बाबरनामा का हवाला देकर के बात की जा रही है, 5 आक्रमण इतिहास में मिलते हैं, वो 5वीं बार में उसने सफलता प्राप्त की थी, तो क्या 4 बार जो पहले जो आक्रमण हिंदुस्तान पर किए थे, क्या उसका प्रमाण सांसद महोदय ला सकते हैं कि उसका जो आक्रमण का जो कारण था, वो आक्रमण का कारण सांगा का निमंत्रण था? मैं इतिहास के नाते ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं राय देता हूँ कि वो इतिहास का अध्ययन बाबरनामा को ही उस ढंग से पढ़ें जिसमें वो खुद लिख रहा है कि मुझे 5वीं बार जाकर के सफलता मिली है। आप 5वीं बार जो सांगा का निमंत्रण देने की बात को जो खड़ी की जा रही है, तो क्या उसके पहले जो 4 आक्रमण किए गए, वो 4 आक्रमण भी किसी निमंत्रण के द्वारा हुए थे? थोड़ा बाबरनामा का अध्ययन ठीक ढंग से करें। मैं चाहता हूं कि इतिहास कोई ऐसी खेलने की चीज़ नहीं है जिसके द्वारा आजकल खेला जा रहा है। राणा सांगा के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। आप देखिए कि उल्टा मैं कहना चाहूँगा कि मेवाड़ के जो सोर्स हैं, मेवाड़ का जो इतिहास है, उसमें एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है और जो ऑथेंटिक पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि में ये जिक्र किया गया है कि उल्टे बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने से, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने से पहले यहाँ पर कहलाया था कि उत्तर भारत का जो प्रबल शासक सांगा है, उसके सहयोग के बिना इब्राहिम लोदी को जीतना मुश्किल है, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी एक ताकतवर शासक था और सांगा जो थे वो पहले इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर चुके थे। इसलिए सहयोग की अपेक्षा बाबर को थी, न कि राणा सांगा को। अगर हेल्प का कोई मोहताज था उस समय सैनिक स्थिति को देखते हुए, तो हमें बहुत ही स्पष्ट लग जाता है कि बाबर के पास, जो सांगा के पास जो सेनाएं थी, वो एक विशाल सेना थी और जिसको लेकर के बाबर खुद आतंकित था। इसलिए जो सहयोग की जो दरकार थी, वो दरकार बाबर को थी, उसके पास सेना कम थी। इसलिए एक लॉजिकल चीज़ बनती है कि जो मेवाड़ की पांडुलिपि में जिसका वर्णन किया गया है कि बाबर ने खुद यहाँ पर उल्टे कहलाया था और उसको लेकर के सांगा ने अपने सामंत परिषद की मीटिंग की थी और सारे सामंतों ने जो शब्द उस मीटिंग में कहे थे, जो पांडुलिपि में आते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसलिए सांगा ने कोई भी सहायता का न तो कोई वचन दिया, न उन्होंने कोई अपना दूत भेजा था।
ऐसा इतिहासकार के नाते मेरा मानना है। और जिस शासक को इब्राहिम लोदी को वो पराजित कर चुके हैं, उसके खिलाफ दूसरे की सहायता लेना, ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई लॉजिकल बात जो है, तर्क के आधार पर कोई ये बात कही जा सकती है। तो इतिहास की दृष्टि से भी और लॉजिक की दृष्टि से भी ये बात पूरी गलत ठहरती है। क्योंकि राणा सांगा का जो कद था, वो राणा सांगा आप देखें कि पूरब के अंदर उन्होंने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, पश्चिम के अंदर मालवा, दक्षिण के अंदर गुजरात, मतलब तीनों ही शासकों को, मुस्लिम शासकों को, हमारे तीनों के पैर उन्होंने बांध दिए थे उत्तर भारत की रक्षा के लिए। और उनका सपना खाली इतना था कि वो चाहते तो दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार इब्राहिम लोदी को हराने के बाद कर सकते थे, लेकिन उस समय जो यातायात के साधनों की कमी थी, दूर के राज्यों पर जो है कि शासन को मेंटेन करना, ये उस समय मुश्किल था। तो आप देखें कि मालवा को जीत के मालवा वापस लौटा दिया, गुजरात को जीत के गुजरात वापस लौटा दिया, दिल्ली को जीत करके दिल्ली वापस लौटा दिया। और सांगा का दृष्टिकोण एकमात्र उत्तर भारत पर था कि उत्तर भारत पर सुरक्षित रहे और उत्तर भारत पर कोई भी आक्रमण करने की हिमाकत नहीं कर सके। समस्त राजपूताना के राजे रजवाड़े सांगा के अधीन थे और सांगा के दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। यहाँ तक कि आमेर का जो घराना है वह भी मेवाड़ का सांगा के समय एक जागीरदार था, एक शासक था, जो कि यहाँ आकर के एक सामंती सेवाएं अपनी देता था। तो सांगा का जो कद है, आप बाबरनामा को ही देखें कि खुद बाबर लिख रहा है कि चित्तौड़ का शासक जो है, मेवाड़ का शासक है, वो अपने को 7वें आसमान से भी ऊपर मानता है और उसको जीते बिना हिंदुस्तान की विजय जो है वो मेरी अधूरी है। तो इतिहास का एक आमूलचूल अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। और उसके बाद भी आप देखेंगे सांगा के साथ में जो 2 युद्ध हुए हैं, पहले के युद्ध में जो युद्ध हुआ है बयाना का युद्ध, उसमें सांगा ने बाबर के खिलाफ विजय प्राप्त की है। और उसके बाद जो बाबर का जो आत्म बल है, आप देखें कि वो किस कदर घबरा चुका था, उसके सैनिक भाग रहे थे कि हम हिंदुस्तान के अंदर उत्तर भारत में बाबर सांगा को परास्त नहीं कर सकते। उन सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था और उसने वहाँ पर जो घोषणा की थी, वो जिहाद की घोषणा की थी कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, ये नहीं पीऊँगा। और सब सैनिकों के अंदर एक जिहादी बल भरा था कि हमें मतलब कि जो है इसको जीतना है। ये ठीक बात है कि बारूद के आविष्कार के कारण जो तोपे और तोपखाना जो बाबर का था बड़ा सशक्त था और वो मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में उसने जब मेवाड़ की सेना के ऊपर जब बारूद चलाया, तोपे चलाई, तब हाथी उल्टे भागने लगे और उनको उस बारूद के कारण विजय प्राप्त हो गई। लेकिन अगर बाबरनामा को भी पढ़ें तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह का कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। और इस निमंत्रण का कहीं समकालीन सोर्स में और भी जो मुगल काल के जो सोर्स हैं उनमें कहीं पे भी इस तरह का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए बाबरनामा के हिसाब से भी, समकालीन स्रोत के हिसाब से भी और मेवाड़ की जो पांडुलिपि है उसके हिसाब से भी हम देखें तो ये तथ्य जो है, जो सांसद महोदय के द्वारा तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये मानता हूँ कि निर्मूल है, ये तर्कहीन है और तथ्यहीन है। उल्टा बाबर ने सांगा को मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन सांगा मैनेज नहीं हुए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। कहते हैं कि शरीर पर 80 घाव थे, आँख भी फूट गई थी, हाथ भी, तो भी हिम्मत नहीं आ रही थी। सांगा का जो व्यक्तित्व था, एक आप देखें कि पूरे शरीर, उन्होंने इतने युद्ध किए थे, इतने युद्ध किए थे, किस युद्ध में उनका कौन सा अंग भंग हुआ, 80 घाव उनके शरीर पर माने जाते हैं। और ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सिर्फ लोकोक्तियाँ हैं, खाली बातें नहीं हैं। आप देखें कि हाथ पैर के बिना भी उनके अंदर जो इतना जज्बा था कि वो इस खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध के बाद भी इस मेंटलिटी से रहे कि मुझे वापस बाबर को उत्तर भारत से भगाना है और उसके लिए वो युद्ध की तैयारी करने लगे। तो जिसका स्वयं शरीर जो था वो साक्षात मैं मानता हूँ कि एक युद्ध क्षेत्र का रूप था, जिसको देख करके ये लगता है कि इतने गांव खाने के बाद में भी जो उनका जो आत्मबल था। तो सांगा का जो एक व्यक्तित्व रहा है, वो सांगा का व्यक्तित्व मेवाड़ के लिए नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष के लिए और यही नहीं विश्व इतिहास के लिए एक प्रेरणीय और एक वीर योद्धा का व्यक्तित्व रहा है। और वो कभी भी किसी का सहारा लेकर के, और वो भी
ऐसे विदेशी भटकते हुए व्यक्ति का, जिसके पास न तो राज्य है, बाबर के पास कोई राज्य नहीं था, बाबर को खुद वहाँ के मुस्लिमों ने, बदख्शां के शासकों ने खदेड़ दिया था, उसके सामने खाने के लाले पड़ रहे थे, आप बाबरनामा को पढ़िए। और वो भटकते, वो हिंदुस्तान में आने के बाद लिखता है कि अब मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मतलब इसके पहले जो वो अपने समरकंद और काबुल वगैरह में था वो नरक में था, वो खुद लिख रहा है कि अब मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो ऐसी परिस्थिति वाले व्यक्ति को क्यों सांगा जो है अपना मित्र बनाना चाहेगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और उल्टे जो विश्वासघात वगैरह के जो आरोप लगाए गए, ये मैं मानता हूँ कि ये बाबर का उस समय का जो एक मेंटेलिटी थी कि किस तरह से इन बातों को, झूठी बातों को उजागर किया जाए ताकि उत्तर भारत के शासकों को उनमें फूट डाली जा सके। ये फूट डालो और राजनीति करो की जो एक उदाहरण है वो हमें बाबरनामा की इस लिखत में मिलता है। और सांसद महोदय अगर सिर्फ बाबरनामा को लेकर ही ये बात कर रहे हैं तो इससे उनकी मेंटेलिटी भी स्पष्ट होती है कि वो कहीं न कहीं उन बाबर के विचारों से, बाबर की सत्यता से जुड़े हुए हैं, अपने भावनात्मक रूप से, अपने वैचारिक रूप से। वो इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी जो कट्टरपंथी भावना है उन भावनाओं को इतिहास के माध्यम से जनसाधारण पे थोपना चाहते हैं। सर, राणा सांगा के बारे में जानना चाहिए, उनके जन्म से लेकर उनके जो जब तक वो महाराणा बने थे तब तक के बारे में सर कैसे कह रहा था? देखो, ऐसी है कि मैं जो सांगा थे वो छोटे थे सभी भाइयों में, और उन भाइयों में जब ऐसा वृतांत आता है कि कोई सिद्ध महिला थी, पुरुष, उनके पास में उनका जाना हुआ, वहाँ पर उन्होंने जो थी उन्होंने घोषणा की कि भाई शासक ये बनेंगे, तब भाइयों में भी एक गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ। और उस समय शायद पहला गाँव जो था वो उनके उस समय लगा जब वे राजकुमार थे। और अंततोगत्वा ऐसी स्थितियाँ बनी कि सांगा जो थे वो सबसे छोटे होते भी मेवाड़ के शासक बने। और उन्होंने शासक बनने के बाद में जो उनका सबसे बड़ा जो कार्य था वो तो ये था कि समस्त राजपूताना को, उत्तर भारत को एक मंच पर लाना है, एक करना है, एक आर्च का निर्माण करना है। क्योंकि ये सारा जो उत्तर भारत था, आप देखें कि पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों जगह से मुस्लिम शासकों से घिरा हुआ था। और इस स्थिति में इसलिए मैं मानता हूँ कि सांगा को जो हिंदुआ सूरज कहा गया था, ये उपाधि जो हिंदुआ सूरज की ये प्रताप को नहीं मिली थी, ये राणा सांगा को मिली थी, जिसका प्रयोग हर कोई आजकल तो सोशल मीडिया पे किसी के लिए भी कर लेता है। लेकिन ये जो हिंदुआ सूरज वाली जो बात है ये सांगा को लेकर के थी, जिन्होंने चारों तरफ से गिरे हुए उत्तर भारत के राजपूताना को मुस्लिम आक्रमणों से बचाने की कोशिश की, उनको आतंकित करके रखा और उनके पैर बांध दिए। ऐसा इतिहास में आता है कि उनको हरा हरा करके और उनको इतना आतंकित कर दिया कि वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे उत्तर भारत पर आक्रमण करें। तो सांगा का जो एक व्यक्तित्व है, सांगा का जो कृतित्व है और सांगा की जो विजय हैं, वो मैं मानता हूँ कि हर मेवाड़वासी के लिए, जन जन के लिए, भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो ये थे इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर सर, जिनसे हमने बात की कि जिस तरह से देश भर में अभी जो विवाद देखने को मिल रहा है, पहले औरंगजेब को लेकर विवाद और अब राणा सांगा को लेकर विवाद, जिस तरह से जो बयान है जो सांसद द्वारा दिया गया, उसके बाद मेवाड़ में भी आक्रोश है। और हमने जाना कि इतिहास में क्या राणा सांगा का किस तरह का इतिहास रहा, क्या मेवाड़ में उन्हें माना जाता है और उनके इतिहास में क्या किस तरह उन्हें याद किया जाता है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।